बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल उत्तर लेके आए हैं। जो आपके सेट है, सेट एक इसका सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र के जो उत्तर हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हम लेके आए हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम उनके उत्तर। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न था, सही विकल्प का चयन कीजिए। उसका पहला नंबर, हमें भी ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किसके संबंधित है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बांध विस्थापित से। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना के कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? तो इसका उत्तर आ जाएगा द नंबर स्विट्जरलैंड। गिरमिट से तात्पर्य था, तो उत्तर हो जाएगा अ नंबर एग्रीमेंट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो आपके 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में सही आंसर आ जाएगा स नंबर बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन दुकानों का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तमिलनाडु। तो इस प्रकार आपके जो सामाजिक विज्ञान के सेट ए के सही विकल्प के 6 उत्तर आपको हमने यहाँ पे बता दी। ये आपका मॉडल उत्तर प्रश्न पत्र है। देखिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्या है? एल्यूमिनियम का कच्चा माल खालिस्तान है, तो उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। नंबर 2, गॉड सेव अवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है, तो गॉड सेव अवर नोबल किंग ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां खालिस्तान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 इसका, इसमें पूछा है आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां खालिस्तान हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा आर्थिक गतिविधियां या परस्पर निर्भर गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा जाति पर। किस पे आ जाएगा? जाति या धर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना खालिस्तान भारतीय राज्य से की गई है, तो उसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का मतलब है खालिस्तान का शासन, तो बहुतों का शासन या जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब है बहुतों का शासन या जनता का शासन। इस प्रकार आपके खालिस्तान यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए, ये सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। बेंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर पार्क है। गोलमेज सम्मेलन लंदन। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी। और वाणिज्य राज्य सूची प्राकृतिक पतन मुंबई। तो ये आपकी 6 अंक की सही जोड़ी का मिलान करके आपको हमने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य मतलब लिखिए। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? भारत की पहली रेल मुंबई के से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी? प्रश्न क्या है आपका? भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी? इसका उत्तर हो जाएगा 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आ जाएगी इसकी दूरी? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखिए, तो उसका नाम हो जाएगा आपका कोची। उत्तर में आ जाएगा कोची। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना, नोटबंदी, ये क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण। या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू करती है, वो क्या कहलाती है? विमुद्रीकरण कहलाती है। फिर इसके बाद है न्यूकेसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा महात्मा गांधी या उनके कार्यकर्ताओं ने। तो किसने किया था? महात्मा गांधी, या क्या लिख सकते हो? महात्मा गांधी के कार्यकर्ताओं ने। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, सत्य का पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है इसमें? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सत्य? सत्य, बिल्कुल सत्य है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सत्य। फिर नंबर 2 देखिए, वेतन की अपेक्षा जमीन और, प्रश्न क्या है? वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था, तो यह कथन असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी, असत्य है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में विकास दर सबसे अधिक होती है, असत्य। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में विकास दर सबसे अधिक होती है, कथन असत्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं, यह भी कथन कैसा है आपका? असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, यह कथन सत्य है। इस प्रकार आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। आपका प्रश्न नंबर 6 2 अंकों के प्रश्न है, इनके उत्तर हमने आपको यहाँ पे बता रहा है। चलिए, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको सत्य असत्य तक बताए थे। इसके बाद के इस वीडियो में आपको हम प्रत्येक प्रश्न के उत्तर यहाँ पे बताएंगे। चलिए एक एक प्रश्न के उत्तर आप यहाँ पे देखते जाइए। पहला प्रश्न क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? और उसके अर्थ में पूछा मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दे।
तो उत्तर हो जाएगा संसाधन किसे कहते हैं? मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले संसाधन, या प्रौद्योगिक उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभव हो। ये क्या हो गए आपके संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव की आवश्यकता की जो पूर्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। या प्रौद्योगिक उपलब्ध हो या आर्थिक रूप से संभव हो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और उसके 8वें प्रश्न पूछा था मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दे। तो मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हो गए? वाहन, सौर संयंत्र, पवन ऊर्जा। ये क्या होगा इसके मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे? और एक 8वें प्रश्न है उसके नवीकरण और अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए पहले ऊपर वाले का उत्तर, उपनिवेशिक देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। प्रश्न क्या था? औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे? तो उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। उसके बाद आपका 8वां वाला प्रश्न क्या था? नवीकरण और अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए इसका, नवीकरण योग्य वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और ये कभी खत्म नहीं होते। ऐसे संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्यजीव। ये क्या हो गया? नवीकरण योग्य संसाधन हो गए। और अनवीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं? वे संसाधन जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे धातु तथा जीवाश्म ईंधन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतर निर्भरता की वृद्धि से है। प्रश्न क्या था? भूमंडलीकरण का वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य? तो उसका उत्तर भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतर निर्भरता की वृद्धि से है। और उसी का 8वां का प्रश्न क्या है? रेशम मार्ग क्यों कहते हैं? रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? तो उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग प्राचीन समय में बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था, क्योंकि विश्व का ज्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। इस मार्ग द्वारा व्यापार के लिए के सिवाय किसी एक प्रदेश के ज्ञान, धर्म, संस्कृति और दौलत के बारे में दूसरे प्रदेशों को पता चला तथा उनका आदान प्रदान हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है? औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, क्योंकि मशीनें महंगी होती थी और उनकी मरम्मत में भी काफ़ी खर्च लगता था, इसलिए व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। आविष्कारों और निर्माताओं के दावों के विपरीत नई मशीनें बहुत कुशल भी नहीं थी। इसके 8वें का उत्तर देखिए, प्रश्न 9 का 8वें का उत्तर, वो प्रश्न क्या है? महिला ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन में हथकरघा कारीगरों को लगने लगा कि इस नई मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा। इस मशीन को वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए और तोड़फोड़ किया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 के दोनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 है एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योग क्या हो गया? कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग। और उसके बाद खनिज आधारित उद्योग क्या हो गया? लोहा और इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। फिर इसके 8वें में क्या पूछा है? उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम बताइए। उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। तो देखिए 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये क्या हो गए आपके उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरक के नाम हो गए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन कई नजरिए से उपयोगी है। इस विभाजन से अर्थशास्त्रियों को किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं और अवसरों को समझने में मदद मिलती है। इससे मिली सूचना के आधार पर सरकार को समाज कल्याण के कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। तो ये प्रश्न नंबर 11 हुआ। और उसका 8वां देखिए, उसका 8वां प्रश्न क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीयक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर, एक साइड विदेशी व्यापार लिख दीजिए, एक साइड विदेशी निवेश। तो विदेशी व्यापार का तात्पर्य दुनिया के 2 देशों के बीच माल, सेवाओं और पूंजी के व्यापार से है। और विदेशी निवेश से तात्पर्य देश के बाहर स्रोत से किसी कंपनी में किए गए निवेश से है। फिर विदेशी व्यापार में देखिए विभिन्न देशों के बाजार का एकीकरण होता है, किसमें? विदेशी व्यापार में। और विदेशी निवेश में पूंजी, प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के रूप में अतिरिक्त निवेश होता है।
इस प्रकार इसका प्रश्न 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब इसके 8वें का उत्तर देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, वैश्वीकरण के 2 दुष्ट परिणाम बताइए, लिखिए। तो चलिए इसके वैश्वीकरण के 2 दुष्ट परिणाम क्या है या दोष क्या है या हानि क्या है। तो आर्थिक असंतुलन, वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो जाता है। क्या होता है, आर्थिक असंतुलन पैदा हो जाता है, देशी उद्योगों का पतन होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व होता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है और राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात होता है। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव, आर्थिक परतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, रेल परिवहन का महत्व लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर, रेल परिवहन का महत्व, भारी सामान ढुलाई की सुविधा। रेल यातायात द्वारा भारी सामान को आसानी से ढोया जा सकता है, जबकि सड़कों द्वारा यह संभव नहीं होता। फिर दूसरा महत्व देखिए, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक। रेलों द्वारा शीघ्रता से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इससे देश में वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता कायम रहती है। तीसरा, निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन। देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं को बंदरगाह तक पहुंचाए रेलों का यह साधनों की अपेक्षा अधिक योगदान रहा। फिर अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ से चालू हो जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, तो यहाँ से इसका उत्तर चालू होगा। व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना है, और जब यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। देखिए, व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना है, और जब यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता। चलिए इसका उत्तर, मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विफलता हो जाते हैं। क्या होता है, मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विफलता हो जाती है, फसल कम होती है या फसल होती नहीं है, और अगर कृषि सिंचाई करके की दी जाती है तो इसमें बहुत लागत आती है। उपरोक्त कारणों से भारत में किसानों का भविष्य अंधकार में है। यही कारण है कि भारतीय किसान नहीं चाहते कि उनका बेटा किसान बने। नेक्स्ट इसी का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर देखिए। अथवा वाला प्रश्न क्या है, रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर लिखिए। तो रबी और खरीफ की फसल 2 अंतर देख लीजिए। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, और खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ सितंबर से अक्टूबर के बीच बोई जाती है। और रबी की फसल कौन सी है, गेहूं, जौ, चना आदि काय की फसल है ये रबी की। और खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, धान, ये किसकी फसल हो गई, आपकी खरीफ की फसल। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में 2 प्रश्न दिए, एक अथवे में दिया है। तो देखिए, पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये कंपनी अगम्य और दुर्लभ भूस्थलों पर सेवाएं देने के अलावा ये कई राज्य सरकारों को विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में सेवाएं प्रदान करता है। प्रश्न क्या था, पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये कंपनी अगम्य व दुर्लभ भूस्थलों पर सेवाएं देने में के अलावा एक कई राज्य सरकारों को विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में सेवाएं प्रदान करता है। इसका 8वें का प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम बताइए। तो चलिए इसके उत्तर दिया है यहाँ पे। 2 जलमार्ग कौन से, हल्दिया इलाहाबाद गंगा जलमार्ग, और सरदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र जलमार्ग। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति, मौखिक संस्कृति और मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता दर काफ़ी कम थी। ऐसे में मुद्रित सामग्री को व्यापक पहुंच बनाने के लिए अनपढ़ लोगों को मुद्रित सामग्री में लोकगीत तथा लोक कथाओं को गाकर सुनाया जाता था, ताकि निरक्षरों में भी मुद्रित सामग्री के प्रति रुचि पैदा की जा सके। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। इसका 8वें का प्रश्न क्या है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। मुद्रण संस्कृति ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों को बढ़ावा दिया। उनके लेखनों ने पूर्णतः परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशता की आलोचना की। उन्होंने चर्च के पवित्र अधिकारों तथा राज्य की निराशाजनक शक्तियों पर हमला किया, और इस प्रकार पारंपरिक आधार पर दिए गए आदेशों को वैधता को समाप्त कर दिया गया। वाल्तेयर और रूसो को व्यापक रूप से पढ़ा और समझा भी गया। जानकारों, आलोचकों तथा तर्कपूर्ण रूप से देखने वाले लोगों द्वारा भी मूल्यों और मानदंडों और संस्थाओं में पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसलिए सामाजिक क्रांति के नए विचारों का जन्म हुआ। फिर क्या है, 1780 के दशक तक साहित्य में राजशाही तथा उनकी नैतिकता को मजाक बनाया और जमकर आलोचना की। फलस्वरूप आम जनता ने राजतंत्र के विरुद्ध स्वतंत्रतापूर्ण भावनाओं का विकास हुआ। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर जो था, मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति की दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें इसका उत्तर यहाँ तक हो गया था आपका, यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता दर। तो फिर इसका 8वें वाले का उत्तर बताया आपको यहाँ पे, यहाँ से आप 8वें वाले का उत्तर शुरू करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। उत्तर देखिए, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। इसमें गांधी जी प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। इसका 8वां वाला प्रश्न क्या है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। तो उत्तर हो जाएगा, मुद्रण संस्कृति का भारत की गरीब जनता पर भी असर पड़ा। 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। गरीबी जाति भेदभाव व अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत से सुधारक लिख रहे थे।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो इसका उत्तर क्या है, देखिए यहाँ पे, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सभी ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। एक छोटा तालाब या कुआं से लेकर पूरा पृथ्वी पारितंत्र हो सकता है। इसका अच्छा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी अभी इसी का उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ। वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता क्या है, मानव, दूसरे जीवधारी तथा पेड़ पौधे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। वायु, जल, अनाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता तथा पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनर्सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब इसका अथवा का प्रश्न क्या है, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताइए। तो इसका अथवा का उत्तर देखिए, वन संरक्षण के, वन देश के महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इनसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, अतः वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण, नंबर 1 क्या हो गया, वृक्षारोपण। वनों का विस्तार ही वनों का सर्वोच्चतम संरक्षण है। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित 33% वन भूमि के लिए ठोस प्रयास किए जाना है। क्या है, वनों का विस्तार ही वनों का सर्वोत्तम संरक्षण है। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित 33% वन भूमि के लिए ठोस प्रयास किया जाना है। वन विहीन पहाड़ों, पठारों एवं अन्य खाली क्षेत्रों में वृक्षों का रोपण किया जाना है। दूसरा, वनों की कटाई पर रोक, वनों की कटाई पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए। प्राकृतिक वनों में काटे जाने पर उनके स्थान पर शीघ्र पनपने वाले वृक्षों को लगाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में वनों को काटकर खेती करने की प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी है। अगला है वनों को आग से बचाना। वनों में आग लगने की समस्या सामान्य हो गई है, अतः वनों में अग्निशमन के लिए आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित कर्मचारी को तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद चौथा कारण है परिवहन मार्ग का विकास। वनों को सुरक्षित रखने के लिए जंगली क्षेत्रों में सड़कों का विकास एवं संचार के साधनों का विकास करना नितांत आवश्यक है। इससे वनों को सुरक्षित रखने में शासन को आसानी होगी, सुरक्षित लाने में शासन को आसानी होगी। वानिकी विकास, वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए परंपरागत वानिकी के अतिरिक्त कृषि वानिकी, विस्तार वानिकी, रक्षा पंक्ति वानिकी के साथ साथ सामाजिक वानिकी विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए। देखिए, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है क्योंकि नंबर 1, भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तर पर सरकारें हैं। नंबर 2, भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। नंबर 3, प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान से स्पष्ट वर्णित है। नंबर 4, संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार। नंबर 6, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटना। और नंबर 7, वित्तीय सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर हुआ। और उसके अथवा प्रश्न क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। तो इसका उत्तर नीचे देखते हैं। देखिए, अथवा का उत्तर क्या हो गया, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इस संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। नंबर 1, ग्राम सभा गाँव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा कि राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करे। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करे। सेकंड नंबर क्या है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। नंबर 3, पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा गया। नंबर 4, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां की आबादी के अनुपात में होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा है, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है। तो उत्तर देखिए, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करता है। यदि निर्धारित समय सीमा में के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर लेता है। फिर अगला उसका अथवा का प्रश्न क्या है, मुद्रा के उपयोग में वस्तु विनिमय की सहूलियत आइए समझाइए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कमी दोहरे सहयोग का अभाव है। इसे मुद्रा के इस कार्य से दूर कर दिया गया। अब यदि एक वस्तु का विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा चावल विक्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो बदले में वस्त्र चाहता है, वह वस्त्र बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी की घटना का क्या महत्व है।
और उसका अथवा का प्रश्न दिया है। पहले ऊपर वाला प्रश्न बता देते हैं। असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का महत्व। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ हुआ और यह आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। आम जनता भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थी। तभी फरवरी 1922 के आंदोलनकारियों ने चोरी चोरा नामक स्थान पर एक थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ दरोगा को जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय दिया क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि अहिंसक आंदोलन हिंसक हो जाए। क्योंकि चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इसके बाद अंग्रेज सरकार दमनात्मक कार्रवाई अपना सकती है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से उसकी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई और देश के अनेक नेताओं ने महात्मा गांधी की आलोचना की। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे कंप्लीट। अथवा वाला प्रश्न क्या है? गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए? कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई? इसका उत्तर देखिए नीचे। गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि जमींदार राजस्व मांग को कम करने में रुचि नहीं रखते थे। कई लोगों के पास किराए की जमीन थी। मंडी और घटती नगद आय के कारण वे किराए का भुगतान नहीं कर सके। कांग्रेस गरीब किसानों को पूर्ण समर्थन नहीं दे रही सकी क्योंकि उन्हें लगा कि अमीर किसान और जमींदार परेशान होंगे। कांग्रेस ज़्यादातर जगहों पर नो रेट अभियान का समर्थन करने को तैयार नहीं थी, इसलिए गरीब किसानों और कांग्रेसों के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। आप इसका उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर यहाँ पे दिया है। क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया, आप इसे देख के समझ के लिख सकते हैं। इसके बाद इसके अथवे का उत्तर भी दिया हुआ है। ये अथवे का देखिए, ये प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं हम इसे। इसके बाद ये अथवा प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 23 में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो यहाँ पे ये जो दिए नाम, इनको हमको क्या करना है? भारत के मानचित्र में अंकित करना है। कितने नाम दिए? 4 नाम, ये 4 या ये 4। तो ये मानचित्र है, देख लीजिए यहाँ पे। आप इसको मानचित्र में अंकित कर देंगे। इस प्रकार बच्चों आपका जो सामाजिक विज्ञान का सेट ए यहाँ पे कंप्लीट होता है। जी क्या था आपका? मॉडल उत्तर थे किसके? सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं सेट ए के मॉडल उत्तर कंप्लीट हुए। यदि आपको ये मॉडल उत्तर अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिए।